हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। और ये कहना है हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर धनराज पिल्ले का। यहाँ पर ये पाठ उनसे एक साक्षात्कार है। आइए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें चैप्टर नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। और ये कहना है धनराज पिल्ले का, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध जादूगर माने जाते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं इस पाठ का सारांश। आप जो है पाठ को पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक में इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिखा गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। तो आप ध्यान दें बच्चों, जो यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया है आप इसे अच्छे से मनन करें। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिखा गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। और आगे पढ़ते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 यानी कि 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 यानी कि 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ऑलविन एशियन कप के लिए चुना गया, जिसके बाद से ये सदैव आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें कि ये जो पूरा साक्षात्कार है यहाँ पर, ये हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर माने जाने वाले धनराज पिल्ले का साक्षात्कार है, जो कि विनीता पांडे द्वारा लिखा गया है। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका कहना था यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हों, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। तो यहाँ पर जो है आगे विनीता पांडे ने लिखा है कि विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे वे चिड़चिड़े हो गए। वे भावुक भी बहुत थे। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते थे। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड आर्माडा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो इस प्रकार बच्चों ये था यहाँ पर
इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया। आप चाहें तो इस पाठ को बार बार सुने समझें और वीडियो में, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार अपनी पुस्तक में या लिखे हुए को जितनी बार पढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा असर करता है सुनी हुई बातों का। क्योंकि आपको यदि कोई कुछ कहानी सुनाता है या कोई बात बताता है तो आप उसे याद रखते हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हैं उसे आप याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए बेहतर तरीका यही होता है कि आप जब भी आपको कोई चीज़ सुनने को मिले, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर इस पाठ का सारांश बताया और धनराज पिल्ले की यहाँ पर जो है साक्षात्कार वाली बात बताई, तो आप इसे बार बार सुने वीडियो को, क्योंकि बार बार सुनने से आपको जो है ये स्टोरी या ये कहानी अच्छे से याद हो सकती है। इसलिए हमेशा जो है पढ़ने वाले बच्चों को जो पढ़ने की चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलती हैं उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं तुनक मिजाज, तो आप समझे तुनक मिजाज क्या होता है। तुनक मिजाज का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कष्ट साध्य कष्ट देने वाला, जुझारू संघर्ष करने वाला। और इसी प्रकार से कृत्रिम का मतलब बनावटी, शोहरत प्रसिद्धि, हैसियत सामर्थ्य, कद्र का मतलब आदर। और इसके बाद आइए यहाँ पर जो है जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप ध्यान दें, पहला प्रश्न है यहाँ पर, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। आइए उत्तर क्या होगा इसका। साक्षात्कार पढ़कर मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है जो सीधे सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े हुए और स्वाभिमानी हैं, परंतु कठिन संघर्षों के और आर्थिक संकटों के दौर से गुजरने के कारण अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं है। उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है, परंतु आज भी वे सरल व्यक्ति ही हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो आइए 100 शब्द आपने लिखने हैं। किस प्रकार से लिखेंगे आप देखें। आप धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के होने के कारण उनके लिए हॉकी में आना इतना आसान न था, क्योंकि एक साधारण परिवार का व्यक्ति अगर जो है किसी विशेष प्रसिद्धि पाना चाहता है तो बच्चों काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हॉकी की स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे और एक प्रसिद्ध जो है हॉकी के जादूगर जो है कहलाए, तो कितना उन्होंने जो है कितना संघर्ष किया होगा। उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि अगर व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह। धनराज पिल्ले ने हार न मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन से अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। तो बच्चों, कई बार आपके साथ भी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए नई पुस्तकें नहीं ले पाते हैं, तो आप जो है पुरानी पुस्तकें खरीद के भी काम चलाते हैं। तो जो बच्चे इस प्रकार से संघर्ष करते हैं जीवन में सफल अवश्य होते हैं। यदि आपके पास किसी कारण से धनाभाव के कारण आप जो है आपके पेरेंट्स आपको ये सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं और न्यू ब्रांडेड एकदम जो है चकाचक चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है उसमें संतोष करिए और उससे आप जो है मेहनत और लगन करके आगे बढ़िए। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। आल्विन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा, अर्थात उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, क्या कहते हैं धनराज पिल्ले कि मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। तो आप समझ रहे हैं क्या अर्थ है। चलिए हम आपको बताते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ यह है कि उनकी माँ ने हमेशा उन्हें
प्रसिद्धि होने के बाद भी घमंड की भावना मन में न आने की सलाह दी। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या समझे बच्चों? आप कितने भी सफल हो जाओ जीवन में, लेकिन आपके अंदर अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए। आप अभिमान ना करें। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो आप उत्तर लिखेंगे मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 यानी कि 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार दिया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल हैं। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से याद करें और समझें। इसके यहाँ पर देखें, गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की भी बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी की मुरीद तो वाह वाह कह ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर, आप जानते हैं कौन है, डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हॉकी के बारे में यहाँ पर अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसका आंसर याद करें। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो क्यों माना जाता है हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल? आइए जान लेते हैं उत्तर। हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 यानी कि 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो आप क्या समझे बच्चों? यहाँ पर आप जो है 6 स्वर्ण पदक की बात पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप ध्यान दें, जो ये पार्ट लिखा हुआ है, ये जिस समय लिखा हुआ था उस समय कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। आज कुछ स्थितियाँ अगर चेंज हो गई हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट उस समय का लिखा हुआ है जब इस प्रकार की स्थितियाँ थी। आगे यहाँ पर जो है 6ठा प्रश्न आपके लिए, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में कितने संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मियों, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें शोहरत तो मिली परंतु उनके काम का उचित मुआवजा नहीं मिला और उनका पूरा जीवन आर्थिक संकटों से ही गुजरा है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर भाषा की बात। तो आप देखें, गौर करें, आप यहाँ पर नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जिनमें अलग अलग प्रतियों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित।
तीन शब्द हैं ना यहाँ पर, संभव, संभावित, संभवतः। और इसी प्रकार उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? प्रेरणा। पहली बात प्रेरणा। प्रेरणा, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक क्या होता है बच्चों? मेरे दादाजी हमेशा प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं और प्रेरित, मुझे देशभक्तों के प्रसंग प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखते जाएंगे और इन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे। नंबर 2, संभव, संभावित और संभवतः। आप क्या लिखेंगे संभव में? आज माँ का आना संभव है। संभावित में हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी। और संभवतः में यह कार्य संभवतः आज नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इनमें कितना अंतर है? इसके बाद अगला है यहाँ पर उत्साह। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। तीन शब्द यहाँ पर जो प्रत्ययों के कारण इनके अर्थों में विभिन्नता आ गई है। तो पहला जो है उत्साह। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, यदि उसमें प्रत्यय लगा दिया और उत्साहित शब्द बना दिया तो उत्साहित से क्या हो जाएगा? नया साल आने की खुशी में सब उत्साहित हैं। और उत्साहवर्धक, श्रोताओं की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती हैं। तो आप समझ गए होंगे ना बच्चों। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तुनक मिजाज। शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन से? तुनक और मिजाज। ये जो शब्द है ना बच्चों, तुनक मिजाज, ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से? तुनक और मिजाज दो शब्दों के मेल से बना है। क्षणिक, तनिक, तुनक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्दों को। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो आपके लिए यहाँ पर हम उत्तर देते हैं। उत्तर है इच्छा का मतलब चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। समझ रहे हैं बच्चों? एक इच्छा शब्द है, इसके कितने अर्थ हैं? चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। तो ये सारे एक ही अर्थ है, सबका एक ही मतलब आता है। इसी प्रकार फूल को आप क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। तो क्या समझे आप बच्चों? कुल मिलाकर यहाँ पर आप फिर से ध्यान दें। पुत्री को क्या कहते हैं? बेटी, तनया, सुता, आत्मजा, सब बेटी को ही कहते हैं। और जल के ही नाम है। पानी, नीर, तोय, सलिल, वारी, बहुत सारे होते हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे? ये सब के सब क्या हैं? एक ही शब्द के कई जो है रूप आपको देखने को मिले और मतलब सबका एक ही होता है। ये क्या है? कुल मिलाकर पर्यायवाची शब्द। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द। आप ध्यान दें, ये सब क्या हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची है ना, आपने पढ़े होंगे। जल के तो आपने पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े तो फूल के पढ़े होंगे और जल के। फूल के यहाँ पर देखें, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये पर्यायवाची हो गए। और जल के पानी, नीर, तोय, सलिल। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न है यहाँ पर। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो आपका जो है बच्चों, आपकी रुचि जिस खेल में है उससे संबंधित कुछ शब्द आप लिखेंगे। उत्तर लिख सकते हैं आप। सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे ज़्यादा क्रिकेट पे ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। जहाँ देखो गली मोहल्ले में क्रिकेट। चलिए क्रिकेट के बारे में वैसे तो आप सभी कुछ जानते होंगे। चलिए कुछ शब्द हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर, चौका, छक्का, रन आदि। ये सब क्रिकेट में ही तो होते हैं ना बच्चों, इसलिए आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर इस पाठ से संबंधित यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें, उन्हें याद करें, समझें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर ज़्यादा असर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आपको अगर सुना दी जाए कोई बात तो आपको ज़्यादा याद रहती है। इसलिए आप वीडियो को बार बार सुनें और सुनकर इसे अच्छे से याद कर लें। और आप जब परीक्षा का समय होगा आप इन्हें परीक्षा में अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर आज हमने पढ़ा
कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। और यहाँ पर जो है विनीता पांडे द्वारा धनराज पिल्ले जो कि हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर माने जाते हैं, उनका यहाँ पर साक्षात्कार से संबंधित ये पाठ था। हमने आपको पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर बताए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।